शू डॉग, नाइकी की अनकही कहानी, भाग 1, प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन। साल 1962, सुबह के 5 बजे है। ओरेगन की धुंध भरी सड़कों पर एक 24 साल का दुबला पतला लड़का दौड़ रहा है। उसके पैरों के नीचे की जमीन ठंडी है, लेकिन उसके दिमाग में एक आग लगी हुई है। वो अभी अभी बिजनेस स्कूल से ग्रेजुएट होकर अपने घर लौटा है और दुनिया उसे एक औसत लड़का मानती है, लेकिन उसे पता है कि वो औसत रहने के लिए पैदा नहीं हुआ। उस लड़के का नाम है फिल नाइट। आज दुनिया उसे अरबपति मानती है, नाइकी का मालिक मानती है, लेकिन 1962 में उसके पास न कोई कंपनी थी, न कोई ऑफिस और न ही कोई जूते बनाने वाली फैक्ट्री। उसके पास था तो बस एक क्रेजी आइडिया। फिल को दौड़ने से प्यार था। वे दुनिया के सबसे तेज एथलीट नहीं थे, लेकिन वे जानते थे कि दौड़ना इंसान को बेहतर बनाता है। उनके दिमाग में एक सवाल कौंध रहा था, क्या जापानी जूते अमेरिका में जर्मनी के एडिडास को टक्कर दे सकते हैं? जोखिम और जवानी। दोस्तों, आज जब हम किसी बड़े ब्रांड को देखते हैं तो हमें लगता है कि ये हमेशा से ऐसा ही था, लेकिन शू डॉग हमें उस अंधेरी और डरावनी गलियों में ले जाती है जहां से सफलता का रास्ता निकलता है। फिल नाइट ने अपनी उस उम्र में अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था, जब उनके दोस्त शादियों और स्थिर नौकरियों की बात कर रहे थे। उन्होंने खुद से एक वादा किया था, चाहे जो हो जाए मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक मैं वहां नहीं पहुंच जाता जिसे मैं अपनी मंजिल मानता हूं, और मैं मंजिल के बारे में भी बहुत ज्यादा नहीं सोचूंगा। इस 1 घंटे की विस्तृत यात्रा में हम सिर्फ बिजनेस की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे उस पहली विदेश यात्रा की जहां एक झूठ ने एक साम्राज्य की नींव रखी, उन रातों की जब बैंक का दरवाज़ा फिल के मुंह पर बंद कर दिया गया, उस जादुई पल की जब एक रसोई के वॉफल मेकर ने जूतों की दुनिया में क्रांति ला दी, और उस संघर्ष की जहां हारने का मतलब सिर्फ पैसा खोना नहीं बल्कि अपनी पहचान खोना था। नमस्कार, मैं हूं आपका नैरेटर और आज हम साथ मिलकर पन्ने पलटेंगे फिल नाइट की यादों के। ये है उनकी आत्मकथा, शू डॉग। ये उन लोगों के लिए है जो खुद को मिसफिट समझते हैं, जो बड़े सपने देखने से डरते हैं और जो आज हार मान लेना चाहते हैं। सावधान, ये कहानी सुनने के बाद आप शायद अपनी 9 से 5 की नौकरी को उसी नज़र से नहीं देखेंगे जैसे आज देख रहे हैं। तो चलिए कमर कस लीजिए, क्योंककि हम दौड़ना शुरू करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं अध्याय 1, 1962, वो पागलपन की शुरुआत। अध्याय 1, 1962, वो क्रेजी आइडिया और जापान की पहली उड़ान। साल 1962 की एक सुबह फिल नाइट अपने बिस्तर पर लेटे हुए थे और एक ही बात सोच रहे थे, क्या मैं सारी उम्र किसी इंश्योरेंस कंपनी में बैठकर फाइलें भरूंगा? क्या मेरा अस्तित्व बस यही है? फिल के पास स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से MBA की डिग्री थी, लेकिन उनका दिल अभी भी उन एथलेटिक ट्रैक पर दौड़ रहा था जहां उन्होंने अपनी जवानी बिताई थी। उनके दिमाग में एक रिसर्च पेपर था जो उन्होंने स्टैनफोर्ड में लिखा था। उसका शीर्षक था, क्या जापानी कैमरे जैसे जापानी जूते भी अमेरिकी बाजार में क्रांति ला सकते हैं? पिता के साथ वो कठिन बातचीत। नैरेटर। फिल को अपनी योजना पूरी करने के लिए पैसे और अनुमति दोनों चाहिए थे। उनके पिता बक नाइट एक पुराने ख्यालात के कड़क इंसान थे जो एक अखबार के पब्लिशर थे। फिल उनके सामने जाकर खड़े हो गए। उनकी आवाज़ थोड़ी लड़खड़ा रही थी। उन्होंने कहा, पिताजी, मैं दुनिया घूमना चाहता हूँ और मैं जापान जाना चाहता हूँ। बक नाइट ने चश्मा नीचे किया और पूछा, क्यों? फिल ने अपना क्रेजी आइडिया उनके सामने रख दिया। वे जापान जाकर टाइगर ब्रांड के जूते अमेरिका लाने का लाइसेंस लेना चाहते थे। बक नाइट को ये विचार बिल्कुल पसंद नहीं आया, लेकिन फिल की आंखों में वो चमक थी जिसे एक पिता नज़रअंदाज नहीं कर सका। उन्होंने फिल को कुछ पैसे उधार दिए। फिल जानते थे कि अगर वे असफल हुए तो ये उनके जीवन की सबसे बड़ी शर्मिंदगी होगी। ऑडियो नोट 1, डर के आगे जीत है, द नर्वस ट्रैवलर। दोस्तों, यहाँ रुककर फिल की मानसिक स्थिति को समझिए। 1962 में जापान जाना आज की तरह आसान नहीं था। विश्व युद्ध खत्म हुए अभी सिर्फ 17 साल हुए थे। जापान और अमेरिका के बीच अभी भी कड़वाहट थी। फिल एक 24 साल की युवा थे जिन्होंने कभी अपना शहर ठीक से नहीं छोड़ा था। उन्हें डर लग रहा था कि वे वहाँ बात कैसे करेंगे, क्या वे उनका मजाक उड़ाएंगे। लेकिन फिल ने एक बात सीखी थी, डर को अपना साथी बनाओ, उसे रुकावट मत बनने दो। वे निकल पड़े दुनिया देखने और अपने उस पागलपन को हकीकत में बदलने।
टोक्यो की गलियां और ओनेत्सुका की मुलाकात। नरेटर। फिल टोक्यो पहुंचे। टोक्यो उस समय युद्ध की मार से उभर रहा था। धूल, शोर और मेहनत से भरी गलियां। अंत में वे कोबे शहर पहुंचे, जहां ओनेत्सुका टाइगर के जूते बनते थे। जब वे कंपनी के बोर्डरूम में पहुंचे तो वहां के जापानी अधिकारी बहुत गंभीर थे। उन्होंने फिल से पूछा, मिस्टर नाइट, आप किस कंपनी का प्रतिनिधित्व करते हैं? फिल का दिल जोर से धड़कने लगा। उनके पास कोई कंपनी नहीं थी, वे तो बस एक अकेले लड़के थे। लेकिन अचानक उनके दिमाग में एक नाम आया, ब्लू रिबन स्पोर्ट्स। उन्होंने झूठ बोल दिया कि वे अमेरिका की एक बड़ी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ब्लू रिबन के प्रमुख हैं। जापानी अधिकारियों को फिल का जोश पसंद आया। उन्होंने फिल को अमेरिका के पश्चिमी हिस्से में जूते बेचने का लाइसेंस दे दिया। फिल ने तुरंत अपने पिता को टेलीग्राम भेजा, पैसे भेजिए, डील पक्की हो गई है। ऑडियो नोट 2। फेक इट अंटिल यू मेक इट, द ऑडेसिटी ऑफ होप। क्या आपने गौर किया, दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स ब्रांड एक सफ़ेद झूठ से शुरू हुआ था। फिल नाइट ने वहां बैठकर ब्लू रिबन नाम उसी पल सोचा था, क्योंकि उनके कमरे की दीवारों पर नीले रंग के रिबन यानी दौड़ में जीतने वाले रिबन टंगे हुए थे। अक्सर हम सोचते हैं कि हमारे पास सब कुछ होगा, ऑफिस, टीम, बैंक बैलेंस, तभी हम शुरू करेंगे। लेकिन फिल ने हमें सिखाया कि कभी-कभी आपको बस कूद पड़ना है और पैराशूट नीचे गिरते समय ही बनता है। फिल के पास अब जूते तो आने वाले थे, लेकिन अब असली चुनौती शुरू होने वाली थी। उन जूतों को अमेरिका में खरीदेगा कौन? नैरेटर। फिल नाइट ओरेगॉन वापस लौटे। जूते आ चुके थी, लेकिन उन्हें कोई भी स्टोर अपने यहाँ रखने को तैयार नहीं था। अब फिल को उस इंसान की जरूरत थी जो जूतों की रग रग से वाकिफ हो। अगले भाग में हम मिलेंगे उस महान कोच से जिसने नाइकी के जूतों में जान डाल दी, बिल बाउमैन। भाग 2। बिल बाउमैन, एक गुरु, एक पागल और एक आविष्कारक। जापान से जूते मंगा लेना तो सिर्फ आधी जीत थी। असली चुनौती थी उन जूतों को दुनिया के सामने सही साबित करना। फिल नाइट जानते थे कि वे एक अच्छे सेल्समैन बन सकते हैं, लेकिन उन्हें एक ऐसे विशेषज्ञ की ज़रूरत थी जो जूतों की आत्मा को समझ सके। और उनकी नज़रों में सिर्फ एक ही नाम था, बिल बाउमैन। बाउमैन महज एक कोच नहीं थे, वे ओरेगॉन यूनिवर्सिटी के एक लेजेंड थे जिन्होंने दर्जनों ओलंपिक एथलीट तैयार किए थे। लेकिन बाउमैन के अंदर एक पागल वैज्ञानिक छिपा था। वे जूतों के वजन से नफरत करते थे। उनका मानना था कि अगर एक जूते से सिर्फ 1 औंस वजन कम कर दिया जाए तो 1 मील की दौड़ में धावक को कई टन कम वजन उठाना पड़ेगा। साझेदारी की शुरुआत। नैरेटर। फिल ने बाउमैन को टाइगर के जूते दिखाए। बाउमैन को जूते पसंद आए, लेकिन उससे भी ज्यादा उन्हें जूतों को बेहतर बनाने का विचार पसंद आया। उन्होंने फिल के साथ हाथ मिला लिया और ब्लू रिबन स्पोर्ट्स के आधे पार्टनर बन गए। शुरुआत में इनके पास कोई शोरूम नहीं था। फिल अपनी पुरानी प्लाईमाउथ वैलियंट कार की डिक्की में जूते भरते और ओरेगॉन के हाई स्कूल ट्रैक मीट्स पर जाकर खड़े हो जाते। जब धावक अपनी दौड़ पूरी करके थक कर रुक जाते, फिल उनसे बात करते और उन्हें जापान के ये हल्के जूते दिखाते। जहां बड़े स्टोर्स ने उन्हें मना कर दिया था, वहां एथलीटों ने इन जूतों को हाथों हाथ ले लिया। ऑडियो नोट 1। जुनून की कोई दुकान नहीं होती, सेलिंग फ्रॉम द ट्रंक। दोस्तों, जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए। एक एमबीए ग्रेजुएट लड़का धूप और धूल में खड़ा होकर अपनी कार की डिक्की से जूते बेच रहा है। लोग उसे देखते और सोचते कि ये क्या कर रहा है, लेकिन फिल को शर्म नहीं आती थी। क्यों? क्योंकि वे बेच नहीं रहे थे, वे विश्वास साझा कर रहे थे। फिल ने अपनी किताब में एक बहुत बड़ी बात कही है, मुझे बेचने से नफरत थी, लेकिन मुझे दौड़ने पर यकीन था। जब आप किसी चीज़ पर दिल से भरोसा करते हैं तो उसे बेचना आसान हो जाता है। फिल का ऑफिस उनकी कार थी और उनका मार्केटिंग बजट शून्य था, लेकिन उनका उत्पाद बोल रहा था। वॉफल मेकर और वो ऐतिहासिक आविष्कार, द वॉफल सोल। नैरेटर। बिल बाउमैन सिर्फ कोचिंग नहीं कर रहे थे, वे फिल के भेजे हुए जूतों को फाड़ते, उन्हें दोबारा सीते और एथलीटों पर टेस्ट करते। एक सुबह बिल बाउमैन अपनी पत्नी के साथ नाश्ते की मेज पर बैठे थे। उनकी पत्नी वॉफल बना रही थी। बाउमैन ने उस वॉफल मेकर के खानों को देखा। उनके दिमाग में बिजली कौंधी। अगर जूते के तलवे का डिज़ाइन ऐसा हो तो वो ट्रैक पर गजब की पकड़ बनाएगा। उन्होंने बिना सोचे समझे अपनी पत्नी का कीमती वॉफल मेकर लिया, उसमें कच्चा रबर डाला और उसे गर्म कर दिया।
वो वॉफल मेकर तो बर्बाद हो गया, लेकिन दुनिया को मिल गया नाइकी वॉफल सोल। ऑडियो नोट 2। इनोवेशन कहीं भी मिल सकता है, द वॉफल मोमेंट। सोचिए, दुनिया की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी एक किचन के उपकरण से निकली थी। बावामैन हमें सिखाते हैं कि इनोवेशन के लिए बड़ी लैब की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि एक खोजी नज़र की ज़रूरत होती है। उन्होंने उन जूतों को अपने धावकों को पहनाया, धावक हवा से बातें करने लगी। टाइगर कंपनी को ये डिज़ाइन भेजे गए और अचानक ओरेगॉन का ये छोटा सा स्टार्टअप जापानी दिग्गजों को ये बता रहा था कि जूते कैसे बनाए जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे मांग बढ़ी, फिल के सामने एक नया और भयानक दुश्मन खड़ा हो गया, पैसे की कमी का दुश्मन। ब्लू रिबन की बिक्री तो बढ़ रही थी, लेकिन फिल के बैंक अकाउंट में हमेशा ज़ीरो रहता था। बैंक वाले फिल को जुआरी समझने लगे थे और इसी बीच जापान की टाइगर कंपनी ने फिल की पीठ में छुरा भोंकने की तैयारी शुरू कर दी थी। अगले भाग में हम देखेंगे वो खतरनाक मोड़ जहां फिल को अपनी कंपनी बचाने के लिए चोरी छुपे जापानी अधिकारियों की जासूसी करनी पड़ी थी। अध्याय 1। 1962। वो क्रेजी आइडिया और जापान की पहली उड़ान। साल 1962 की एक सुबह फिल नाइट अपने बिस्तर पर लेटे हुए थे और एक ही बात सोच रहे थे, क्या मैं सारी उम्र किसी इंश्योरेंस कंपनी में बैठकर फाइलें भरूंगा? क्या मेरा अस्तित्व बस यही है? फिल के पास स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से MBA की डिग्री थी, लेकिन उनका दिल अभी भी उन एथलेटिक ट्रैक पर दौड़ रहा था जहां उन्होंने अपनी जवानी बिताई थी। उनके दिमाग में एक रिसर्च पेपर था जो उन्होंने स्टैनफोर्ड में लिखा था। उसका शीर्षक था, क्या जापानी कैमरे जैसे जापानी जूते भी अमेरिकी बाजार में क्रांति ला सकते हैं? पिता के साथ वो कठिन बातचीत। नैरेटर। फिल को अपनी योजना पूरी करने के लिए पैसे और अनुमति दोनों चाहिए थे। उनके पिता बक नाइट एक पुराने ख्यालात के कड़क इंसान थे, जो एक अखबार के पब्लिशर थे। फिल उनके सामने जाकर खड़े हो गए। उनकी आवाज़ थोड़ी लड़खड़ा रही थी। उन्होंने कहा, पिताजी, मैं दुनिया घूमना चाहता हूँ और मैं जापान जाना चाहता हूँ। बक नाइट ने चश्मा नीचे किया और पूछा, क्यों? फिल ने अपना क्रेजी आइडिया उनके सामने रख दिया। वे जापान जाकर टाइगर ब्रांड के जूते अमेरिका लाने का लाइसेंस लेना चाहते थे। बक नाइट को ये विचार बिल्कुल पसंद नहीं आया, लेकिन फिल की आंखों में वो चमक थी जिसे एक पिता नज़रअंदाज नहीं कर सका। उन्होंने फिल को कुछ पैसे उधार दिए। फिल जानते थे कि अगर वे असफल हुए तो ये उनकी जीवन की सबसे बड़ी शर्मिंदगी होगी। ऑडियो नोट 1। डर के आगे जीत है, द नर्वस ट्रैवलर। दोस्तों, यहाँ रुककर फिल की मानसिक स्थिति को समझिए। 1962 में जापान जाना आज की तरह आसान नहीं था। विश्व युग खत्म हुए अभी सिर्फ 17 साल हुए थे। जापान और अमेरिका के बीच अभी भी कड़वाहट थी। फिल एक 24 साल के युवा थे जिन्होंने कभी अपना शहर ठीक से नहीं छोड़ा था। उन्हें डर लग रहा था कि वे वहां बात कैसे करेंगे, क्या वे उनका मजाक उड़ाएंगे? लेकिन फिल ने एक बात सीखी थी, डर को अपना साथी बनाओ, उसे रुकावट मत बनने दो। वे निकल पड़े, दुनिया देखने और अपने उस पागलपन को हकीकत में बदलने। टोक्यो की गलियां और ओनित्सुका की मुलाकात। नैरेटर। फिल टोक्यो पहुंचे। टोक्यो उस समय युद्ध की मार से उभर रहा था। धूल, शोर और मेहनत से भरी गलियां। अंत में वे कोबे शहर पहुंचे, जहां ओनित्सुका टाइगर के जूते बनते थे। जब वे कंपनी के बोर्डरूम में पहुंचे तो वहां के जापानी अधिकारी बहुत गंभीर थे। उन्होंने फिल से पूछा, मिस्टर नाइट, आप किस कंपनी का प्रतिनिधित्व करते हैं? फिल का दिल जोर से धड़कने लगा। उनके पास कोई कंपनी नहीं थी, वे तो बस एक अकेले लड़के थे। लेकिन अचानक उनके दिमाग में एक नाम आया, ब्लू रिबन स्पोर्ट्स। उन्होंने झूठ बोल दिया कि वे अमेरिका की एक बड़ी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ब्लू रिबन के प्रमुख हैं। जापानी अधिकारियों को फिल का जोश पसंद आया। उन्होंने फिल को अमेरिका के पश्चिमी हिस्से में जूते बेचने का लाइसेंस दे दिया। फिल ने तुरंत अपने पिता को टेलीग्राम भेजा, पैसे भेजिए, डील पक्की हो गई है। ऑडियो नोट 1। फेक इट अंटिल यू मेक इट, द ओडासिटी ऑफ होप। क्या आपने गौर किया, दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स ब्रांड एक सफ़ेद झूठ से शुरू हुआ था। फिल नाइट ने वहां बैठकर ब्लू रिबन नाम उसी पल सोचा था, क्योंकि उनके कमरे की दीवारों पर नीले रंग के रिबन टंगे थे। दौड़ में जीतने वाले रिबन। अक्सर हम सोचते हैं कि हमारे पास सब कुछ होगा, ऑफिस, टीम, बैंक बैलेंस, तभी हम शुरू करेंगे। लेकिन फिल ने हमें सिखाया कि कभी कभी आपको बस कूदना पड़ता है और पैराशूट नीचे गिरते समय ही बनता है। फिल के पास अब जूते तो आने वाले थे, लेकिन अब असली चुनौती शुरू होने वाली थी। उन जूतों को अमेरिका में खरीदेगा कौन? नैरेटर। फिल नाइट ओरेगन वापस लौटे।
जूते आ चुके थे, लेकिन उन्हें कोई भी स्टोर अपने यहाँ रखने को तैयार नहीं था। अब फिल को उस इंसान की जरूरत थी जो जूतों की रग रग से वाकिफ हो। अगले भाग में हम मिलेंगे उस महान कोच से जिसने नाइकी के जूतों में जान डाल दी, बिल बोअरमैन। भाग 2। बिल बोअरमैन, एक गुरु, एक पागल और एक आविष्कारक। जापान से जूते मंगा लेना तो सिर्फ आधी जीत थी। असली चुनौती थी उन जूतों को दुनिया के सामने सही साबित करना। फिल नाइट जानते थे कि वे एक अच्छे सेल्समैन बन सकते हैं, लेकिन उन्हें एक ऐसे विशेषज्ञ की जरूरत थी जो जूतों की आत्मा को समझ सके। और उनकी नजरों में सिर्फ एक ही नाम था, बिल बोअरमैन। बोअरमैन महज एक कोच नहीं थे, वे ओरेगन यूनिवर्सिटी के एक लेजेंड थे जिन्होंने दर्जनों ओलंपिक एथलीट तैयार किए थे। लेकिन बोअरमैन के अंदर एक पागल वैज्ञानिक छिपा था। वे जूतों के वजन से नफरत करते थे। उनका मानना था कि अगर एक जूते से सिर्फ 1 औंस वजन कम कर दिया जाए तो 1 मील की दौड़ में धावक को कई टन कम वजन उठाना पड़ेगा। साझेदारी की शुरुआत। नैरेटर। फिल ने बोअरमैन को टाइगर के जूते दिखाए। बोअरमैन को जूते पसंद आए, लेकिन उससे ज्यादा उन्हें जूतों को बेहतर बनाने का विचार पसंद आया। उन्होंने फिल के साथ हाथ मिलाया और ब्लू रिबन स्पोर्ट्स के आधे पार्टनर बन गए। शुरुआत में इनके पास कोई शोरूम नहीं था। फिल अपनी पुरानी प्लिमाउथ वैलिएंट कार की डिक्की में जूते भरते और ओरेगन के हाई स्कूल ट्रैक मीट्स पर जाकर खड़े हो जाते। जब धावक अपनी दौड़ पूरी करके थक कर लुकते, फिल उनसे बात करते और उन्हें जापान के ये हल्के जूते दिखाते। जहां बड़े स्टोर ने उन्हें मना कर दिया था, वहां एथलीटों ने इन जूतों को हाथों हाथ ले लिया। ऑडियो नोट 1। जुनून की कोई दुकान नहीं होती, सेलिंग फ्रॉम द ट्रंक। दोस्तों, जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए। एक MBA ग्रेजुएट लड़का धूप और धूल में खड़ा होकर अपनी कार की डिक्की से जूते बेच रहा है। लोग उसे देखते और सोचते कि ये क्या कर रहा है, लेकिन फिल को शर्म नहीं आती थी। क्यों? क्योंकि वे बेच नहीं रहे थे, वे विश्वास साझा कर रहे थे। फिल ने अपनी किताब में एक बहुत बड़ी बात कही है, मुझे बिक्री से नफरत थी, लेकिन मुझे दौड़ने पर यकीन था। जब आप किसी चीज पर दिल से भरोसा करते हैं तो उसे बेचना आसान हो जाता है। फिल का ऑफिस उनकी कार थी और उनका मार्केटिंग बजट शून्य था, लेकिन उनका उत्पाद बोल रहा था। वॉफल मेकर और वो ऐतिहासिक आविष्कार, द वॉफल सोल। नैरेटर। बिल बोअरमैन सिर्फ कोचिंग नहीं कर रहे थे, वे फिल के भेजे हुए जूतों को फाड़ते, उन्हें दोबारा सीते और एथलीटों पर टेस्ट करते। एक सुबह बिल बोअरमैन अपनी पत्नी के साथ नाश्ते की मेज पर बैठे थे। उनकी पत्नी वॉफल बना रही थी। बोअरमैन ने उस वॉफल मेकर के खानों को देखा। उनके दिमाग में बिजली कौंधी। अगर जूते के तलवे का डिजाइन ऐसा हो तो वो ट्रैक पर गजब की पकड़ बनाएगा। उन्होंने बिना सोचे समझे अपनी पत्नी का कीमती वॉफल मेकर लिया, उसमें कच्चा रबर डाला और उसे गर्म कर दिया। वो वॉफल मेकर तो बर्बाद हो गया, लेकिन दुनिया को मिल गया नाइकी वॉफल सोल। ऑडियो नोट 2। इनोवेशन कहीं भी मिल सकता है, द वॉफल आयरन मोमेंट। सोचिए, दुनिया की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी एक किचन के उपकरण से निकली थी। बोअरमैन हमें सिखाते हैं कि इनोवेशन के लिए बड़ी लैब की जरूरत नहीं होती, बल्कि एक खोजी नजर की जरूरत होती है। उन्होंने उन जूतों को अपने धावकों को पहनाया, धावक हवा से बातें करने लगे। टाइगर कंपनी को ये डिजाइन भेजे गए और अचानक ओरेगन का ये छोटा सा स्टार्टअप जापानी दिग्गजों को ये बता रहा था कि जूते कैसे बनाए जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे मांग बढ़ी, फिल के सामने एक नया और भयानक दुश्मन खड़ा हो गया, पैसे की कमी, द कैश क्रंच। ब्लू रिबन की बिक्री तो बढ़ रही थी, लेकिन फिल के बैंक अकाउंट में हमेशा जीरो रहता था। बैंक वाले फिल को जुआरी समझने लगे थे। और इसी बीच जापान की टाइगर कंपनी ने फिल की पीठ में छुरा घोंपने की तैयारी शुरू कर दी थी। अगले भाग में हम देखेंगे वो खतरनाक मोड़ जहां फिल को अपनी कंपनी बचाने के लिए चोरी छुपे जापानी अधिकारियों की जासूसी करनी पड़ी थी। 9. संकट में अवसर ढूंढे, क्राइसिस इज एन अपॉर्चुनिटी। जब जापानी सप्लायर टाइगर ने फिल को धोखा दिया, तभी उन्होंने अपना खुद का ब्रांड नाइकी बनाने का साहस किया। अगर वो संकट न आता तो फिल शायद हमेशा एक डिस्ट्रीब्यूटर ही बने रहते। 10. जस्ट डू इट, बस कर दीजिए। सोचते रहने और योजना बनाने में समय बर्बाद ना करें, पहली सेल करें, पहला प्रोटोटाइप बनाएं। सफ़र शुरू करने का एकमात्र तरीका है कदम बढ़ाना। इन 10 पाठों को याद रखिए और अपनी दौड़ शुरू कीजिए, क्योंकि दुनिया इंतजार कर रही है आपके क्रेजी आइडिया के हकीकत बनने का। अध्याय 6, नाइकी का ग्लोबल विस्तार और मशहूर अंत। 1980 के दशक की शुरुआत में नाइकी अब सिर्फ ओरेगन की गलियों तक सीमित नहीं थी।
आईपीओ के बाद फिल नाइट के पास वो ताकत आ गई थी जिससे वे पूरी दुनिया को जीत सकते थे। लेकिन अब चुनौती जूतों को बेचने की नहीं, बल्कि नाइकी को एक जीवन शैली यानी लाइफस्टाइल बनाने की थी। चीन की यात्रा, एक नया बाजार, द ग्रेट वॉल ऑफ नाइकी। नैरेटर: फिल नाइट हमेशा से भविष्य को देखने वाले इंसान थे। उस दौर में जब चीन के बाजार दुनिया के लिए बंद थे, फिल वहां पहुंचे। वे जानते थे कि अगर हर चीनी नागरिक नाइकी के जूते पहनने लगे तो ये दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन जाएगी। उन्होंने वहां फैक्ट्रियां लगाईं और जूतों की क्वालिटी को नए स्तर पर ले गए। माइकल जॉर्डन और एयर जॉर्डन की क्रांति। नैरेटर: इसी दौरान एक और बड़ी चीज हुई। नाइकी ने एक युवा बास्केटबॉल खिलाड़ी पर दांव लगाया जिसका नाम था माइकल जॉर्डन। जॉर्डन के साथ मिलकर नाइकी ने एयर जॉर्डन लॉन्च किया। ये सिर्फ एक जूता नहीं था, ये एक कल्चर बन गया। लोग इन जूतों के लिए लाइनों में लगने लगे। नाइकी अब एथलीटों से आगे निकलकर आम जनता और फैशन की दुनिया का हिस्सा बन गई। ऑडियो नोट: विरासत का सम्मान, रिस्पेक्टिंग द लेगेसी। दोस्तों, यहाँ एक बहुत बड़ी सीख है। फिल नाइट ने कभी भी नाइकी को सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं समझा। उनके लिए नाइकी एक भावना थी। उन्होंने एथलीटों को भगवान की तरह सम्मान दिया। उन्होंने दिखाया कि जब आप बेहतरीन प्रदर्शन और स्टाइल को मिलाते हैं तो आप इतिहास रचते हैं। माइकल जॉर्डन के साथ नाइकी की साझेदारी ने दुनिया को बताया कि एक ब्रांड किसी इंसान की पहचान कैसे बन सकता है। 3. जस्ट डू इट का जन्म 1988। साल 1988 में नाइकी ने अपनी सबसे मशहूर टैगलाइन दी, जस्ट डू इट। इन 3 शब्दों ने नाइकी को अमर कर दिया। ये संदेश हर उस व्यक्ति के लिए था जो अपने आलस से लड़कर कुछ करना चाहता था। अध्याय 6 का सारांश, ऑडियो समरी। नाइकी ने बास्केटबॉल और फैशन की दुनिया में कदम रखा। वैश्विक विस्तार ने नाइकी को घर घर पहुंचाया। जस्ट डू इट ने ब्रांड को एक दार्शनिक पहचान दी। तो ये थी फिल नाइट और उनके क्रेजी आइडिया की पूरी यात्रा। एक कार की डिक्की से निकले जूते आज दुनिया के हर कोने में मौजूद हैं। फिल नाइट हमें सिखाते हैं कि अगर आप अपनी जिद पर अड़े रहें तो पूरी दुनिया को आपके कदमों में झुकना ही पड़ता है। अध्याय 7, विरासत, द लेगेसी। सफलता की कीमत और आने वाली पीढ़ी के लिए संदेश। 1980 के बाद नाइकी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। जो कंपनी कभी दिवालिया होने की कगार पर थी, वो अब अरबों डॉलर की जादुई दुनिया में थी। लेकिन इस अध्याय में फिल नाइट हमें वो बताते हैं जो उन्होंने इस सफलता को पाने के लिए खोया। ये अध्याय जूतों के बारे में नहीं है, ये जीवन के बारे में है। सफलता का खालीपन, द प्राइस ऑफ सक्सेस। नैरेटर: फिल नाइट स्वीकार करते हैं कि जब नाइकी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन गई तब वे अपने जीवन के सबसे बड़े संघर्ष से गुजर रहे थे। वे एक पिता के रूप में खुद को कमजोर महसूस करते थे। उन्होंने अपना सारा जीवन अपनी कंपनी यानी अपने पहले बेटे नाइकी को बनाने में लगा दिया था। लेकिन इस बीच उनके अपने बेटों के साथ संबंध थोड़े खिंच गए थे। उनके बेटे मैथ्यू को नाइकी के साए में रहना पसंद नहीं था। फिल को ये दुख हमेशा रहा कि वे एक सफल बिजनेसमैन तो बन गए, लेकिन क्या वे एक सफल पिता बन पाए? ऑडियो नोट: सिक्के का दूसरा पहलू, द हिडन कॉस्ट। दोस्तों, ये हिस्सा हमें बहुत कुछ सिखाता है। हम अक्सर सिर्फ ऊंचाइयों को देखते हैं, लेकिन वहां पहुंचने के लिए जो कुर्बानियां दी जाती हैं उन्हें भूल जाते हैं। फिल नाइट की ईमानदारी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि वर्क लाइफ बैलेंस सिर्फ एक शब्द नहीं है। फिल कहते हैं कि अगर उन्हें दोबारा मौका मिले तो वो शायद कुछ चीजें अलग तरीके से करना चाहेंगे, लेकिन उनका जुनून इतना पागलपन भरा था कि वो रुक ही नहीं सकते थे। शू डॉग्स का अंत, द पासिंग ऑफ जायंट्स। नैरेटर: इस सफर के अंत में फिल उन लोगों को याद करते हैं जिन्होंने उन्हें यहाँ तक पहुँचाया। कोच बिल बॉवरमैन, जिन्होंने अपना पूरा जीवन इनोवेशन को दिया, अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनके साथी बट फेसेस बूढ़े हो गए थे। फिल जब आज नाइकी के विशाल कैंपस में घूमते हैं तो उन्हें उन पुराने दिनों की याद आती है जब वे केवल $50 के लिए बैंकों से लड़ते थे। वे कहते हैं कि आज नाइकी एक साम्राज्य है, लेकिन इसकी आत्मा उन शुरुआती संघर्षों की मिट्टी में ही बसी है। फिल नाइट का अंतिम संदेश, डोंट सेटल, फिल्स फाइनल एडवाइस। नैरेटर: ऑडियो बुक के अंत में फिल नाइट आज के युवाओं और आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ शब्द कहते हैं। वे कहते हैं, मैं उन लड़कों और लड़कियों को बताना चाहता हूं जो आज अपनी 20 या 25 की उम्र में हैं, हारने से मत डरो। लोग तुम्हें कहेंगे कि तुम्हारा विचार क्रेजी है, उन्हें कहने दो, तुम बस चलते रहो। तब तक मत रुकना जब तक तुम अपनी मंजिल तक ना पहुंच जाओ। और मंजिल के बारे में भी बहुत ज्यादा मत सोचना, क्योंकि असली खुशी उस दौड़ में, उस काम में है जो तुम कर रहे हो।
उपसंहार, द एंड ऑफ द रेस। तो ये थी शू डॉग, एक ऐसी दास्तान जहां एक कार की डिक्की से निकले जूते आज अंतरिक्ष तक पहुंचने का दम रखते हैं। फिल नाइट ने हमें सिखाया कि बिजनेस केवल पैसा कमाना नहीं है, बिजनेस है एक बेहतर दुनिया बनाना, खेल को बदलना और खुद को साबित करना। याद रखिए, आपकी दौड़ भी अभी बाकी है, बस जस्ट डू इट। अध्याय 8, मंजिल के बाद का सफर, आज की नाइकी और आपका कल। 1980 के उस आईपीओ के बाद फिल नाइट के पास सब कुछ था, लेकिन एक शू डॉग कभी रिटायर नहीं होता। अध्याय 8 में हम देखेंगे कि कैसे उस छोटे से स्टार्टअप ने दुनिया की संस्कृति को बदल दिया और आज फिल नाइट अपनी उस विरासत को किस नज़र से देखते हैं। अडीडास को पीछे छोड़ना, द ग्रेट ओवरहॉल। एक समय था जब फिल नाइट के पास अडीडास के जूतों को छूने तक की हिम्मत नहीं थी, लेकिन 90s के दशक तक आते आते पासा पलट चुका था। फिल ने न केवल अडीडास को पीछे छोड़ा, बल्कि उसे पछाड़कर दुनिया की नंबर 1 स्पोर्ट्स कंपनी बन गए। लेकिन फिल कहते हैं कि जीतने का असली मजा दुश्मन को हराने में नहीं, बल्कि खुद को हर रोज बेहतर बनाने में था। उन्होंने नाइकी को सिर्फ एक स्पोर्ट्स कंपनी नहीं, बल्कि एक इनोवेशन लैब बना दिया। परोपकार और नई पीढ़ी। आज फिल नाइट अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा दान कर रहे हैं। उन्होंने स्टैनफोर्ड और ओरेगन यूनिवर्सिटी को अरबों डॉलर दिए हैं। वे कहते हैं कि पैसा आपके काम का एक बाई प्रोडक्ट है, वो आपका मकसद नहीं होना चाहिए। उन्होंने अपनी हार, अपनी जीत और अपनी गलतियों से जो सीखा, उसे आज वे दुनिया के साथ साझा कर रहे हैं। ऑडियो नोट, दौड़ कभी खत्म नहीं होती। दोस्तों, फिल नाइट आज भी ओरेगन में रहते हैं। वे आज भी सुबह जल्दी उठते हैं। वे कहते हैं कि भले ही वे अब नाइकी के चेयरमैन नहीं हैं, लेकिन जब भी वे सड़क पर किसी को स्वूश लोगो वाले जूते पहने देखते हैं, उनका दिल आज भी उसी तरह धड़कता है जैसे 1964 में पहली सेल करने पर धड़का था। ये अध्याय हमें सिखाता है कि सफलता एक घटना नहीं, ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आपकी बारी, योर क्रेजी आइडिया। ऑडियो बुक के इस अंतिम पड़ाव पर फिल नाइट आपसे एक सवाल पूछते हैं, आपका क्रेजी आइडिया क्या है? वे कहते हैं कि दुनिया को उन लोगों की जरूरत है जो अपनी जिद पर अड़े रहें, जो तब भी दौड़ते रहें जब उनके पैर थक जाएं और बैंक अकाउंट खाली हो जाए। नाइकी की कहानी हमें ये भरोसा दिलाती है कि अगर ओरेगन का एक आम लड़का दुनिया बदल सकता है, तो आप भी कर सकते हैं। ग्रैंड फिनाले। फिल नाइट की शू डॉग की ये यात्रा यहाँ समाप्त होती है। ये कहानी थी एक लड़के की, एक कोच की, एक टूटी हुई कार की और एक अटूट सपने की। उम्मीद है कि पिछले 2 घंटों में आपने न केवल एक बिजनेस की कहानी सुनी, बल्कि अपनी जिंदगी की दौड़ के लिए नई ऊर्जा भी पाई होगी। याद रखिए, रास्ता कठिन होगा, लोग हंसेंगे, बैंक मना करेंगे, लेकिन आपको बस एक ही चीज याद रखनी है, बस रुकना मत, जस्ट डू इट।